कोई बहादुरी नहीं है। उनकी बहादुरी तो जनता ने नहीं, पूरे झारखंड राज्य ने देख लिया। 2019 में 700 वोट लेके आए थे, 2024 में हमसे अलग होकर लड़े 858 वोट लेके आए। तो उनकी जो क्षमता है उन्होंने दिखा दिया 2 विधानसभा के चुनाव में। वो किसी को भी हम कैंडिडेट बनाते हैं हजारीबाग लोकसभा से, उसका वही वोट आता है। 1 लाख 1.5 लाख का जो वोट है वो कोई लेके आता, क्योंकि उन्होंने लाख हमारी बुराइयां की, कभी कभी पीठ पीछे हमारी बदनामी भी की, लेकिन हमने जब भी उनका नाम आया तो हम याद करते हैं कि सुबह उठते थे, यही हमारा पीला गमछा, उसी को लपेटते थे। फिर हम अपना लड़का लोग बोलते रहे, जा रे रिजुता के लिए तो धोते में लेके आओ, यही अमरूद का दतून लेके आते थे, कभी बगल में नीम का पेड़ है उसका दतून लेके आते थे। तो हमें वो घटना, वो मोमेंट याद आता है उस शख्स के साथ। इसलिए हमने कहा अच्छा जाने दो, राजनीति में आना जाना लगा रहता है कि जयराम दा आप हमारी आवाज़ हैं, हम लोग, आपने तो रे बे किया है, आइए कोलियरी में, आइए आउटसोर्सिंग कंपनियों में, आइए सरकारी दफ्तरों में, वहाँ छोटे पदाधिकारी को या फिर कर्मचारी को या फिर जो वर्कर हैं, मजदूर हैं, उनको भद्दी भद्दी गालियाँ उनकी माँ बहन के नाम पे पड़ती है। तो आप तो हमारी आवाज़ है, आपने तो रे बे किया है। अरे आपको सुनते हैं तो हमको लगता है कि हमें जो गालियाँ पड़ती है ना उसका कोई काउंटर कर रहा है। कोई बहादुरी नहीं है। उनकी बहादुरी तो जनता ने नहीं, पूरे झारखंड राज्य ने देख लिया। 2019 में 700 वोट लेके आए थे, 2024 में हमसे अलग होकर लड़े 858 वोट लेके आए। तो उनकी जो क्षमता है उन्होंने दिखा दिया 2 विधानसभा के चुनाव में। वो किसी को भी हम कैंडिडेट बनाते हैं हजारीबाग लोकसभा से, उसका वही वोट आता है। 1 लाख 1.5 लाख का जो वोट है वो कोई लेके आता है। 5-5 थाना प्रभारी हैं, तो कोई भी किसी का भी माइंड डिस्टर्ब होगा। उन्हें 29-30 साल का लड़का, आप ऑटोमेटिक वहाँ एग्रेशन दिखेगा कि भाई ये तो अपराधी नहीं थे, अब सुबह होने देते हैं। ठीक है, उसने उन्होंने, देखिए एक होता है क्राइम, एक क्राइम होता है, तो उन्होंने पहचान लिया कुछ देर बाद, बोला ठीक है अब उतना दूर से आप कॉल किए हैं तो ज़रूर हम देखते हैं। उसके बाद हमें उनका कॉल नहीं आया। तो अब काम हुआ है कि नहीं हुआ है ये हम नहीं कह पाएंगे। 25 साल की लड़की तो ताकत है, वो तो सक्षम है, वो तो संपन्न है सारे रूप से। हम दिव्यांगों को 1000 रुपया मिलता है, तो ये हम कहाँ कह रहे हैं, तो झारखंड की जनता पूरी कह रही है कि भाई ये तो गलत तरीके से आप वोट लेने के लिए इस योजना को लेके आए हैं। और यहाँ तक कुछ दिव्यांगों ने कहा कि उनको, मुख्यमंत्री को शायद ऐसा लगा कि हम लोग अपाहिज लोग हैं, वो मतदान केंद्र तक नहीं जा पाएंगे वोट देने के लिए। कितना बड़ा बात बोला। के कारण दोनों पक्षों का, दोनों ही हमारे पक्ष हैं, नुकसान हमारा हुआ है। लेकिन ओवरऑल हमने भी जांच के लिए आदेश कर दिया है। जांच से जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत होगा उस आधार पे हम लोग निर्णय लेंगे। पहली बार विधायक का चुनाव लड़े और जब आपने लोकसभा चुनाव लड़ा था तब भी एक बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन आपका रहा था। लोगों ने कहा था कि हाँ, अब अगर लोकसभा में ये प्रदर्शन है तो फिर विधायकी तो निकल जानी है। विधायकी निकल गई, क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ फर्क आया ज़िंदगी में? देखिए मैडम, अगर व्यक्तिगत कही जाए तो विशेष फर्क नहीं आया है। जैसा मेरा व्यवहार पहले था वैसा आज भी है। जैसा हम मैदान में खेलकूद करने उतर जाते थे आज भी उतर जाते हैं। भोजन ग्राउंड में मिला तो लोग से बात करते करते वहीं खुले मैदान में बैठ के ज़मीन में खाना भी खा लिए। रास्ते में गए तो देखे कुछ लोग नहा रहे हैं तो उन्हीं से गमछा तेल साबुन मांगे, उन्हीं के बीच नहा लिए। तो जो मेरा व्यवहार पहले था वो व्यवहार आज भी है। लेकिन हाँ, जिम्मेवारी बढ़ने के कारण, संवैधानिक दायित्व बढ़ने के कारण ये बदलाव हुआ है कि समय नहीं मिल पाता है। लोगों की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं, लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। और मतलब शायद शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब हमें जनता की समस्याओं को सुनवाई करने के लिए का बैठक नहीं करना पड़े। हर रोज़ बैठकें होती है। फिर चूँकि मेरे विधानसभा में 3 ब्लॉक आता है, मेरा जो विधानसभा है वो 2 जिला में है और इक्वली इक्वली है। गिरिडीह में आधा पार्ट है और आधा पार्ट बोकारो में है। बोकारो में 2 ब्लॉक आते हैं, एक ब्लॉक आधा आता है चंद्रपुरा 9 पंचायत, और नावाडी का 24 पंचायत है, और डुमरी के 37 पंचायत। तो काफ़ी टफ एरिया है। 3 ब्लॉक आते हैं, तो तीनों ब्लॉक में अगर बात कही जाए तो हम तीनों ब्लॉक में जनता दरबार लगाते हैं और 3 दिन कंटिन्यू वहाँ बैठते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। जो प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, उनके अलावे जो प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी होते हैं उनको अपने बगल की टेबल में बैठा कर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर रखते हैं। तो थोड़ा सा समय का अभाव रहता है। जैसे आज तो देखिए, आज लगभग 4:15 बज गया था हमारा जनता दरबार या फिर जन सुनवाई केंद्र का ये समाप्त होते होते शाम हो चुका था। सुबह भी भोर ही निकले थे घर से, पहले ग्राउंड में जाके बैठे, ग्राउंड में लोगों की समस्या सुनते सुनते वहीं भोजन किए, फिर वहाँ से निकल गए डुमरी, डुमरी में कार्यक्रम था, वहाँ से नावाडी निकले। तो कुल मिलाकर टफ टाइम हुआ है, जिम्मेवारियाँ बढ़ी हैं। उसके अलावा बाकी विधानसभाओं के लोग भी हमारे सामने आते हैं, वे भी अपनी समस्या लेकर आते हैं। चूँकि देखिए, लोगों को ये लगता है कि जयराम महतो हमारा विधायक है, विधायक नहीं, हमारे घर का लड़का है, हमारा नेता है। उनको लगता है कि उसके पास जाएंगे तो कम से कुछ हो या ना हो, कम से कम एक बार वीडियो को टेलीफोन लगा देगा और कस के बात करेगा। ऐसा नहीं हुजूरी हुजूरी नहीं करेगा, स्पष्ट बात करेगा, जैसा तरीका है उसका उसी तरह बात करेगा। लेकिन आधे लोग तो हमसे सिर्फ इसलिए आ जाते हैं ना कि जरा महतो कम से कम टेलीफोन ला के थाना प्रभारी से बात कर देगा।
मतलब उनको ऐसा लगता है कि जो एक विधायक, और हम भी देखे हैं भाई, इसमें प्रशंसा और झूठा और बड़ा ही नहीं, जो विधायक जनरली होते हैं ना, वो बीडीओ सीओ को फ़ोन नहीं लगाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनका प्रोटोकॉल डीसी लेवल का है, एसपी लेवल का है। हम भी टुंडी विधानसभा आते हैं, और जो वर्तमान के विधायक हैं इनके लिए इससे पहले हमने 2 बार मेहनत भी किया है, जो कहने से हमें गुरेज नहीं है, लेकिन ब्लॉक में बैठते हुए नहीं देखा है। ब्लॉक में उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता है या फिर उनके प्रतिनिधि हैं, जो उनके प्रखंड के नेता हैं, वे लोग बैठते हैं और बीडीओ सीओ से लोगों की समस्याओं से बातचीत करते कि नहीं करते वो आइडिया नहीं है। लेकिन 20 साल 15 साल तो कंप्लीटेड है, ये 20वां साल कंप्लीट हुआ इस बार। हमने विधायक को ब्लॉक में बैठते हुए नहीं देखा है, विधायक को हमने थाना में बैठते हुए नहीं देखा है लोगों की समस्याओं को लेकर। और जयराम महतो है कि तीनों ब्लॉक में बैठता है, जरूरत पड़ता है थाना में बैठता है। तो यही चीज़ लोग देखते हैं सोशल साइट्स में कि जयराम महतो वीडियो के साथ बैठा है, यानी भाई वीडियो ही तो हमारी समस्या है, थाना ही तो हमारी समस्या है, सीओ ही तो हमारी समस्या है, और जयराम महतो उसके साथ बैठा है। चलिए, बगोदर से आए, बाबू कुछ होना है, बड़ा बाबू को फ़ोन कर दीजिए ना, कर दिए। बिशुनगढ़ से आए, बाबू कुछ होना है, सीओ को फ़ोन कर दीजिए ना, कर दिए। गिरिडीह से आए, भैया एग्रीकल्चर ऑफिसर को फ़ोन कर दिए ना, कर दिए। तो लोगों को ये लगता है कि अगर जयराम महतो के पास जाएंगे, देखिए काम ऐसा है कि आज हमें लगता है कोई आबदार भी लेगा तो त्वरित काम का निष्पादन नहीं होगा, क्योंकि एक व्यवस्था ही इतनी विकृत और मतलब दूषित हो गई है। लेकिन उनको ये लगता है कि अगर जयराम महतो के पास जाएंगे तो कम से कम बिना तुरंत ऑन दी स्पॉट एक कॉल पदाधिकारी को लगा के बात कर देगा। तो इसलिए आते हैं, और जिम्मेवारी बड़ी है और टाइम टफ हुआ है। अच्छा, आपका स्टूडेंट से लेकर के स्टूडेंट के लीडर बनने तक, और अब स्टूडेंट लीडर से बनने को लेकर के अब पॉलिटिशियन बनने तक, ये सफ़र एक अच्छा खासा सफ़र आपका रहा है। इस सफ़र में कई चीज़ें आपने सीखी होंगी, कई चीज़ों से प्रेरणा ली होंगी, कई लोगों का साथ पाया होगा, कई लोगों का साथ छूटा होगा। क्या कुछ लग रहा है इस सफ़र में? बिल्कुल, ये कांटों भरा सफ़र है, कांटों की राह चले हैं, तभी आज एक विधायकी का सफ़र तय हो पाया है। इस सफ़र में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला। कई बार तो ऐसा लगा कि शायद कहीं मानसिक रूप से विखंडित ना हो जाएं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कहीं टूट ना जाएं, ऐसी परिस्थितियां भी आई। लेकिन नियति ने, विधाता ने मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत बनाया है। इसके लिए आभार उस अदृश्य शक्ति का जिसने बनाया है। मानसिक रूप से तो खासकर बहुत ताकत दी है मुझे, नहीं तो आज दूसरा अगर शख्स होता तो पता नहीं मेंटली डिस्टर्ब से छोड़ देता। बाल उड़ने से लेकर चश्मा चढ़ने से लेकर पता नहीं क्या क्या कहानी घट जाती। इतना हमने मानसिक प्रताड़ना को सहा है, और अभी भी कंटिन्यू छोटी छोटी बातों को देख सकते हैं आप, जिस प्रकार से उन मुद्दों को हाईलाइट किया जाता है, हमारे साथ जो भी चीज़ें रिलेट हो जाती हैं उनको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे हम विधायक नहीं कोई अपराधी बन गए हैं, हम लोग कोई कातिल बन गए हैं। तो उन चीज़ों को बहुत बारीकी से टैकल करते हैं, उन चीज़ों को अपने ऊपर प्रेशर बनाने के लिए हावी नहीं होने देते हैं, बल्कि हम किसी भी प्रेशर में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के सामने लाते हैं। तो जो ये स्ट्रॉन्ग इंसान है, इनसे एक बड़ा कह सकते हैं कि ज़ाहिर सा सवाल है हमारा, कि ये जब साथ छूटता है तो क्या स्ट्रॉन्ग इंसान को भी तकलीफ होती है उन साथियों का जिनके साथ आपने ये लड़ाई लड़ी, जिनके साथ आपने एक वक्त गुजारा हो, उनके साथ दिन और रात काटे हो, उनके साथ प्लानिंग की हो, भविष्य का आगे सोचा हो? देखिए, स्वाभाविक है, कुछ साथी जब छूटते हैं तो तकलीफ तो होता है कि भाई, अभी जैसे संजय मेहता की बात कर लेते क्योंकि हैं। वो हमको कभी दिल से कभी कनेक्शन नहीं रहा। वो एक अच्छा। समीकरण के नाते उनको हम ही खोज के लाए थे कि चलिए इतना बड़ा क्षेत्र है और मांडू रामगढ़ में मेरा प्रभाव है, हम्म। बड़का गांव में मेरा थोड़ा बहुत प्रभाव है, तो यहाँ हम लोग अच्छा वोट करेंगे। उनके जगह कोई भी होता, उदय मेहता, भारती कुशवाहा, विकास महतो, संतोष महतो, संजय महतो, जिनका भी नाम आ रहा था वो उतना ही वोट लाते जितना उनको आया था। इसलिए उनमें अगर हम खुद लड़ते तो थोड़ा सा इंक्रीज होता, ये हम भी नहीं कहते कि हम जीत ही जाते, इंक्रीज थोड़ा सा होता, लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई प्रत्याशी होते तो वही वोट आता। तो उनसे कभी रहा नहीं। लेकिन हाँ, पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग कभी कभी ज़्यादा अपने आप को सोचते हैं कि हम ये हैं वो हैं, फाइनली क्या रिजल्ट है वो तो उसने देखा, इसलिए उस पर विशेष नहीं कहेंगे। हाँ, उनके अलावा जैसे आप बात करेंगे हमारे धनबाद वाले नेता की, जो जेमे में शामिल हो गए गांधी सीट से, वो उनसे थोड़ा सा रहा अपनत्व, एक उनसे अपनत्व इसलिए रहा कि यही घर है, इसीलिए हमने कभी उनके बारे में कभी नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने लाख हमारी बुराइयां की, कभी कभी पीठ पीछे हमारी बदनामी भी की। लेकिन हमने जब भी उनका नाम आया तो हम याद करते हैं कि सुबह उठते थे, यही हमारा पीला गमछा, उसी को लपेटते थे। फिर हम अपना लड़का लोग को बोलते रहे, जा रे रिजुता के लिए दो धोते में लेके आओ, यही अमरूद का दतून लेके आते थे, कभी बगल में नीम का पेड़ है उसका दतून लेके आते थे। तो हमें वो घटना, वो मोमेंट याद आता है उस शख्स के साथ, इसलिए हमने कहा अच्छा जाने दो, राजनीति में आना जाना लगा रहता है, छोड़िए। अभी राब्ता होता है कभी? नहीं नहीं, हम करेंगे भी नहीं, क्योंकि एक राजनीति का एक प्रोटोकॉल होता है। आज बहुत सारे नेता होते हैं, जैसे कि अभी उदाहरण के लिए बागमारा के जो नेता हैं आज सांसद बन गए हैं, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग किया था जेबीएम से, और एक टाइम ऐसा आया था कि जेबीएम में बीजेपी एंटी थी, लेकिन उन्होंने फिर भी कभी बाबूलाल मरांडी जो गलत नहीं कही। उनको मालूम है कि उनको राजनीतिक जन्म
और राजनीतिक जगह, राजनीतिक स्थान बबलर मरांडी ने दिया था। तो इस शख्स को भी जानना चाहिए था कि कम से कम जयराम महतो अच्छा है या बुरा है। राजनीतिक कद और मेरा जो डायरेक्ट सीएम से मिले वो जयराम महतो की देन है, नहीं तो उससे पहले उनको प्रखंड के नेता नहीं पूछते थे। तो इसलिए उनको मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए था। वो हमारे पार्टी के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन कम से कम उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि जयराम जिस असेंबली से लड़ रहा है उससे हम दूर रहेंगे। अब रहते हैं, आप पूरे झारखंड में प्रचार करते हैं, तो इसलिए जो उन्होंने कृत्य किया है उसके लिए अब हम लोग बातचीत करना भी पसंद नहीं करेंगे। अच्छा, एग्रेशन को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें कही जा रही हैं और हाल फिलहाल में आप एक पत्रकार पर भी एग्रेशन अपना दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एग्रेशन क्या लग रहा है, किस लेवल पे जा रहा है? क्या ये सही है? आप इस पर सोच विचार कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि कभी कभी होती है कि आपको थोड़ा सा अलग तरीके से लीक से हटकर कुछ अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है कुछ काम को निकालने के लिए। आज इस राज्य में इस प्रकार से घुन लगा है, दीमक की तरह जिस प्रकार चाटा गया है, हमें लगता है कि थोड़ा सा टेढ़ा होके, थोड़ा सा कड़क होके, थोड़ा सा बेबाक होके ही वहाँ से मुक्ति दिला सकते हैं। सरलता पूर्वक हमें नहीं लगता इस राज्य की समस्याओं का निदान होगा। इसीलिए मेरा मानना है मेरा एग्रेशन ठीक ठाक है, और ये मैंने तो नहीं चुना इस एग्रेशन को झारखंड की लाखों जनता ने पसंद किया है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मैंने किसी मीडिया में कहा था, कोई बयान मेरा था जिसको लेकर, और हाँ वो मैंने रे या बे किसी को बोला था, तो मीडिया ने हमसे पूछा, तो हमने कहा भाई हम सार्वजनिक, चूंकि मीडिया सब देखते हैं, लोकतंत्र ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम अगर माफ़ी मांग लेते हैं, तो हमने कहा कि हम भाई माफ़ी चाहते हैं। जब वो वीडियो कुछ मजदूर वर्ग के लोगों ने देखा, विश्वास कीजिए उन्होंने वहीं कमेंट किया और हमें फ़ोन किया कि जयराम दा आप हमारी आवाज़ हैं, हम लोग, आपने तो रे बे किया है, आइए कोलियरी में, आइए आउटसोर्सिंग कंपनियों में, आइए सरकारी दफ्तरों में, वहाँ छोटे पदाधिकारी को या फिर कर्मचारी को या फिर जो वर्कर हैं, मजदूर हैं, उनको भद्दी भद्दी गालियाँ उनकी माँ बहन के नाम पे पड़ती है। तो आप तो हमारी आवाज़ हैं, आपने तो रे बे किया है। अरे आपको सुनते हैं तो हमको लगता है कि हमें जो गालियाँ पड़ती है ना उसका कोई काउंटर कर रहा है। ये उनका वर्सन था, उस मजदूर का वर्सन था कि जब आपको सुनते हैं ना, जब आप अफसरों को लताड़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम पे जो लोग भला बुरा भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं उसका कोई काउंटर करने के लिए खड़ा हुआ है। तो इसलिए उन्होंने स्पष्ट लिखा, यार बिल्कुल आपको माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है, आपने तो रे बे किया है। यहाँ जाके देखिए सरकारी दफ्तरों में, जाके देखिए किसी थाना में, उस थाना का जो पदाधिकारी होते हैं, जाके देखिए किसी बड़े बड़े अफसर के सामने में, उनके पहले जुबान पे ही गाली होती है छोटे कर्मचारियों के लिए, आम व्यक्ति के लिए। तो आपने तो वो नहीं किया, आपने तो बस मामूली दो शब्द निकाला, रे बे। ये जनता का मैंने हमारे प्रति ये स्टेटमेंट था, जबकि हम माफ़ी मांग रहे थे इन शब्दों के लिए, हम सार्वजनिक मीडिया पे आके माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन ये जनता ने कहा जी नहीं, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप काउंटर करने के लिए आए हैं, और आप जब बोलते हैं उनको लताड़ते हैं तो सुकून मिलता है। ये क्यों हुआ? उनके कारण हुआ, उन्होंने गलत रूप से एक आम व्यक्ति के साथ अपना व्यवहार को दर्शाया है। कुछ दिनों पहले बिहार से एक कॉल आता है आपके पास, जिनके द्वारा आपसे मदद मांगी जाती है, जिनसे आप कहते हैं कि हम विधायक तो झारखंड के, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? क्या कुछ मामला था वो? देखिए, उनका मामला था बिजली विभाग का। तो फिर संबंधित पदाधिकारी से बात की तो उन्होंने आश्वासन दिया, हमने परिचय दिया तो उन्होंने पहचान लिया। कुछ देर बाद बोला ठीक है, अब उतना दूर से आप कॉल किए हैं तो ज़रूर हम देखते हैं। उसके बाद हमें उनका कॉल नहीं आया। तो अब काम हुआ है कि नहीं हुआ है ये हम नहीं कह पाएंगे एग्जैक्ट, लेकिन उनके फ़ोन करने के बाद हमने फ़ोन किया था और उन्होंने ये इस बात का मैंने कन्फेस किया उस पदाधिकारी ने जो बिजली विभाग से संबंधित हैं कि आप उतनी दूर से एक फ़ोन किए हैं, तो हम कोशिश करते हैं उनका काम कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ है, जयराम महतो जो है वो मैया समान योजना के काफ़ी खिलाफ चल रहे हैं और ये हमारी एक बहुत करीबी महिला मित्र हैं, उनके द्वारा ये सवाल मेरे पास भेजा गया है और रिक्वेस्ट किया गया है कि ये सवाल हम आपसे बिल्कुल करके ही लौटें। तो ये सवाल उनके द्वारा ये किया जा रहा है। फिर उत्तर देते हैं। देखिए मैडम, जब आप आज हमारे जनता दरबार में थी, आपने देखा होगा कि सफ़ेद साड़ी में एक 70-75 साल की बूढ़ी महिला काफ़ी हल्ला कर रही थी जी। उनको सब लोग चुप होने के लिए कह रहे थे। मामला क्या था मालूम है? उनको 5 महीना से पेंशन नहीं मिला है और वो खुद क्या बोल रही थी, क्योंकि गांव देहात में लड़की लोग को थोड़ा सा एक शब्द ऐसा बोला जाता है जिसको हम नहीं बोलेंगे, तो बूढ़ी महिला बोल रही, लड़कियन, हम लड़कियन बोल रहे हैं, वो लड़कियन नहीं बोल रही थी, कुछ और शब्द बोल रही थी, हम मीडिया में नहीं बोल पा रहे हैं उसको। ठीक है। हमारी बहन के लिए लेते हैं भाई, बूढ़ी दादी उसमें बुरा क्या मानना, हमारी बहन के लिए वो कुछ एक दूसरा शब्द बोल रही थी, लेकिन हम उसके जगह पे लड़कियन बोलते हैं कि लड़कियन के 2500 मिला है और हम बूढ़ी हैं कि 1000 टका मिला है, सेठो 4 महीना से नहीं मिला है। तो बताइए कहाँ तक सही है? इसीलिए हमने कहा मैया सम्मान योजना का हमने पूर्णतः विरोध नहीं किया है। हमने शुरू से कहा कि जो 50 साल से ऊपर हैं आप उनका समर्थन करते हैं, लेकिन जो 18, 22, 23 साल की हैं, जिनको आवश्यकता भी नहीं है, जिन्होंने आपसे मांगा भी नहीं और उनको दे रहे हैं। अभी कल मेरा दिव्यांगों के बीच कार्यक्रम है, वो कह रहे थे कि दादा 25 साल की लड़की तो ताकत है,
वो तो सक्षम है, वो तो संपन्न है सारे रूप से, हम दिव्यांगों को 1,000 रुपया मिलता है। तो ये हम कहाँ कह रहे हैं, ये तो झारखंड की जनता पूरी कह रही है कि भाई ये तो गलत तरीके से आप वोट लेने के लिए इस योजना को लेके आए हैं। और यहाँ तक कुछ दिव्यांगों ने कहा कि उनको, मुख्यमंत्री को शायद ऐसा लगा कि हम लोग अपाहिज लोग हैं, वो मतदान केंद्र तक नहीं जा पाएंगे वोट देने के लिए। कितना बड़ा बात बोला। एक दिव्यांग बहन ने कहा कि विधायक जी, नहीं दादा, हमको विधायक जी नहीं बोलते, दादा ही बोलते हैं, बोला दादा शायद हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग शायद ये अपना बैसाखी के सहारे वोट देने नहीं जा पाएंगे, इसलिए मुख्यमंत्री ने हमारे बारे में नहीं सोचा, उन्होंने उन बहनों के बारे में सोचा जो वोट देने जा सकती है, इसीलिए 18 साल की लड़की को भी 18,000 दे दिया। और हम दिव्यांग हैं, मेरा पाँव नहीं है, हमको 1,000 रुपया मिलता है। तो हम थोड़ी इसका खिलाफ कर रहे हैं। इस राज्य की जो समझने वाले जनता है, जो बौद्धिक लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो इसमें इस योजना के खिलाफ हैं। बिल्कुल ये योजना आप कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को बैकफुट पे लाएंगे, कहीं ना कहीं बाकी जो लोग हैं उनको एक कहीं ना कहीं आप मेंटली डिस्टर्ब करेंगे। आप सपोज दें, बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो ट्यूशन पढ़ाते हैं और ट्यूशन पढ़ाने के बाद उनको महीना में 3,000 रुपया कमाई होता है, और ठीक उसके सामने उसी की उम्र की एक बहन को फ्री में 2,500 रुपया मिलेगा। आप समानता की बात कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल नारी को एक संरक्षण देना चाहिए, लेकिन फिर कहेंगे भाई 50 साल से ऊपर की, तो उस पर क्या मेंटली असर पड़ेगा कि हम हड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं, हम प्राइवेट से ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और हमको मिल रहा है 2,500 से 3,000 रुपया महीना का कमा पा रहे हैं, और हमारी बहन को निःशुल्क दिया जा रहा है, तो उसके कहीं ना कहीं एक मानसिकता क्या होगी, सो ये सोचने की बात है। तो इसलिए मैंने मैया सम्मान योजना को तार्किक रूप से प्रेजेंट किया कि जिनकी उम्र 50 साल है, 48, 47 से ऊपर है, 45 से ऊपर है, आप उनको अगर देना चाहते हैं तो दें, लेकिन बाकी जो हैं उनको आप स्किल की ट्रेनिंग दें, उनमें प्रतिभाओं का कौशल निपुणता कैसे समावेश हो उस दिशा में काम करें। जो 18 से 25 वो पढ़ाई का टाइम होता है, ये 7-8 साल, आप उनको एकदम 100% बहनों को स्कॉलरशिप देने का काम करें, इस दिशा में आगे बढ़ें। तो आपने वोट के लिए दिया है, ये एक बूढ़ी भी कह रही है, एक बूढ़ा भी कह रहा है, और अब दिव्यांग भी कहने लगे हैं कि हम दिव्यांगों को 1,000 रुपया अभी कई महीना से नहीं मिला है। और बड़ा हमको दुख लगा सुन के, वही बोला कि शायद हेमंत सोरेन जी को लगता है कि हम लोग मतदान केंद्र तक नहीं जा पाएंगे बैसाखी के सहारे, इसीलिए हम लोग पे ध्यान नहीं दिया गया। तो ये तो वो कह रही हैं, इसलिए हम इस पर क्या कहें। लेकिन जैसे कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, मैया सम्मान योजना से ही जुड़ा एक मामला हमारे भी समक्ष आया था, जहां पर एक महिला जिनके हस्बैंड नहीं है, और वो महिला अपने 2 बच्चों का ख्याल स्वयं रखती हैं। उनकी उम्र 35 साल है और उनके बच्चों की उम्र एक 11 साल है, एक 8 साल है। और वो जब उनके पास ऐसा कोई रोज़गार का भी स्रोत नहीं है, और वैसे में वो बोरी सिलती हैं और कई बार लोगों के घरों में जाकर मदद करती हैं। वो कहती है कि जब से मेरे पास मैया सम्मान योजना का 2,500 रुपया आने लगा है, मेरे बच्चों की पढ़ाई में मैं और ज़्यादा इजाफा कर पा रही हूँ, ट्यूशन मेरे बच्चों का लग गया है। तो उनका पति नहीं है, नहीं, मतलब पति का डेथ हो चुका है, पति का डेथ नहीं छोड़ है, चुके हैं, छोड़ चुके हैं। छोड़ चुके हैं। देखिए कुछ प्रतिशत, जब भी आप कोई भी योजना लेके आते हैं तो कुछ प्रतिशत, नो डाउट कुछ प्रतिशत लोग उसको सराहना करेंगे ही, तो उन कुछ प्रतिशत में वो बहन है, और हम चाहेंगे अगर ऐसी कोई भी बहन है तो उसको एक अलग श्रेणी में ला के सहायता करी जाए। आप जांच कीजिएगा, तो जैसे अब मान के चलिए उनका कोई नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक नई श्रेणी बनाकर उनकी सहायता की जाए, उन्हें अन्य तरीकों से माध्यम से सहयोग किया जाए। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं आप किसी की कटौती करके उनकी भरपाई करेंगे। जैसे अभी आप देखिए, अब रसोईया लोग, पोषण सखी, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, वो दीदी लोग भी हमारे पास आती हैं, और उनमें से उनका कहना है कि जो ये योजना है इसमें तो फ्री में मिल रहा है, लेकिन हम लोग तो 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा ड्यूटी दे रहे हैं। तो एक बात बताइए, जो लोग ड्यूटी दे रहे हैं, और ड्यूटी देने के बाद फिर ठीक है, अगर आप मैया सम्मान योजना के नाम पे 2,500 देते हैं दीदी लोग को दीजिए, लेकिन जो लोग ड्यूटी दे रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं 8 घंटा, तो उनको 10,000 दीजिए फिर उस हिसाब से। जो 8 घंटा मेहनत कर रहा है आप उसको भी 2,500 दे रहे हैं, और आप अपने वोट के लिए फिर निःशुल्क मने बिना कुछ किए 2,500 दे रहे हैं, तो ये तो अनुचित है। अच्छा, एक अभी मामला बड़ा गरमाया हुआ चल रहा है, फरजान खान को लेकर के है, और आपके जेबीकेएसएस में एक महिला है जिनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि फरजान खान ने उनके साथ आपत्तिजनक बातें की हैं, उनके पास आपत्तिजनक तस्वीरें हैं। ये मामला थाने तक भी पहुंचा है, इसमें क्या कुछ सच्चाई है? देखिए एक बात है कि अगर हम दोनों के लिए हम एक आज दुख प्रकट करते हैं, फरजान के साइड तरफ से भी, और वो जो दीदी है उनके लिए भी, अगर उनका संबंध हमसे नहीं होता, उनके भी अतीत के मामले को आज इसीलिए उछाला गया चूंकि उनका संबंध जयराम महतो से, अगर उनका संबंध किसी बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस आजसू से होता तो उनके अतीत के मामले को इस प्रकार से उछाला ही नहीं जाता। और फरजान के इस मामले को भी इसलिए हाईलाइट मिला न्यूज़ में कि इनका संबंध हमारे साथ है। देखिए आज से 1970-80 के दशक में गांव के लोग कहते थे
कि दो भाई आपस में लड़ जाते थे, जमीन विवाद को लेकर मारा पीटी होता था या फिर किसी मसले में, रोज जाते थे थाना प्रभारी के पास, बड़ा बाबू के पास। वो बड़ा बाबू होता था यूपी और बिहार का। दोनों से पैसा भी लेते थे, दोनों को बद्दी बद्दी गालियां भी देते थे और फिर उस केस को कोर्ट भेज देते थे। क्या किसका नुकसान हुआ? दोनों भाइयों का। तो इस मैटर में यही हाल हुआ है। आपसी समन्वय ना होने के कारण, आपसी सूझबूझ ना होने के कारण दोनों पक्षों का, दोनों ही हमारे पक्ष हैं, नुकसान हमारा हुआ है। लेकिन ओवरऑल हमने भी जांच के लिए आदेश कर दिया है। जांच से जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत होगा उस आधार पे हम लोग निर्णय लेंगे। अच्छा, अभी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लोग आपके पास पहुंच रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, और आप हफ्ते में 3 दिन जनता दरबार लगा रहे हैं, तो वैसे में कौन सी ऐसी समस्या है जो ज़्यादातर लोग आपके पास लेकर के पहुंच रहे हैं और अगर आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा मामला है? देखिए, जनरली आप जब भी हम जनता दरबार लगा रहे हैं तो हम बार बार जो भी चीज़ें देख रहे हैं उनमें मैक्सिमम जमीन संबंधित है। मोटेशन को लेकर, पंजी 2 को लेकर, जीएम लैंड को लेकर, एक ही लैंड को 4 लोगों ने खरीद लिया है, फॉरेस्ट का लैंड। मतलब हम अगर 10 केसेस एप्लीकेशन आते हैं तो 10 में 5 एप्लीकेशन ज़मीन संबंधित मामलों से जुड़े होते हैं। उसके बाद किसी का डोभा का विषय है, किसी का बिजली का तार का विषय है, किसी का कोलियरी का विषय है, किसी का आउटसोर्सिंग में जॉब था 3 साल करने के बाद बैठा दिया गया है, तो किसी का, तो ओवरऑल यही सारे सब्जेक्ट जनता दरबार में आते हैं। उसके बाद जनता दरबार से हटकर बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं जो सेक्रेटरी लेवल के होते हैं, जो मिनिस्टर्स लेवल के होते हैं, कुछ आउट ऑफ स्टेट्स के मैटर होते हैं। एक दिन देर रात जयराम महतो सीसीएल क्वार्टर के पास पहुंच जाते हैं और उनके ऊपर वापस से एक इल्ज़ाम लग जाता है चोरी का और घर में घुसने का और झुंड के साथ वहां पहुंचने का, बदतमीज़ी करने का, पुलिस वालों के साथ कह सकते हैं ज़बान लगाने का, इस तरीके की चीज़ें लग जाती है और एफआईआर दर्ज हो जाता है। क्या हुआ था उस शाम? देखिए, उस समय हुआ था कि कुछ हमारे इस समर्थक कहिए या फिर हमें माने हमारी गांव के कहिए, हमारे लोकल्स कहिए, उन्होंने स्थानीय जीएम से डिमांड किया था वहाँ रहने के लिए। ऐसे लगभग 1 महीना पहले से उन्होंने डिमांड किया था, 4 बार उन्होंने पत्र भी लिखा था। तो जीएम ने इसको नहीं सुना, तो उन्होंने कहा कि हम लोग भी तब उसी तरीके वही रास्ता अपनाते हैं जिस रास्ते से बाकी लोगों ने यहाँ क्वार्टर को रखा है। तो उसी रास्ते को उन्होंने अपना लिया। वे लोग चले गए, घुस गए और 2 बजे रात को चूँकि पुलिस आ गई थी और पुलिस उनके साथ लाठीचार्ज जैसा माहौल भी बन चुका था, तो 2 बजे रात को कोई हमको रोते रोते फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा बात है, आप आइए। तो 2 बजे रात को फिर हम बिना सोचे समझे, दोनों हमारे अंगरक्षक यहीं सो रहे थे और हम अपना घर में थे उस दिन, और हम उठ के वहाँ से निकल के चले गए। तो चले गए तो देखा सीआरपीएफ है, 5-5 थाना प्रभारी हैं, तो कोई भी किसी का भी माइंड डिस्टर्ब होगा। उन्हें 29-30 साल का लड़का, आप ऑटोमेटिक वहाँ एग्रेशन दिखेगा कि भाई ये तो अपराधी नहीं थे, आप सुबह होने देते हैं। ठीक है, उसने उन्होंने, देखिए, एक होता है क्राइम, एक क्राइम होता है जिसमें वायलेंट होता है, जिसमें हिंसा हो सकती है। वो तो हिंसा और वायलेंट वाला क्राइम नहीं था, उन्होंने एक आवास को ही लिया था, यानी एक सिविल कह सकते हैं, सिविल मामला था। तो उस प्रकार से भी वहाँ प्रशासन अगर आती कि चलिए हम लोग सुबह बातचीत करते हैं, और जब आप बातचीत नहीं करेंगे तो भाई हम बल का प्रयोग करेंगे। तो 2 बजे रात को चली जाती है, 5 थाना की पुलिस होती है, सीआरपीएफ का पूरा एक बटालियन वहाँ होता है, और वहाँ 25-20 की संख्या में नौजवान, ऐसे शुरू में 4-5 ही थे, लेकिन जब देखा पुलिस आने लगा तो वो भी टेलीफोन करने लगे अपने दोस्तों को, तो 25 से 30 नौजवान थे। तो फिर जब हम गए तो संख्या बड़ी, 40-50 हुए होंगे। तो ये मामला था। ये अगर पुलिस वहाँ थोड़ा सा अगर सिविल मामला था, सिविल तरीके से अगर हैंडल करती तो हमें लगता है वहाँ मामला ही नहीं होता। सुबह का इंतजार करती, जीएम को बुलाते कि भाई आप लोग हम लोग अलॉटमेंट नहीं किए हैं तो आप लोग यहाँ नहीं रह सकते हैं, और फिर वो उसको लॉक कर देती कि आप लोग बाहर आइए, अगर बाहर नहीं आएंगे तो हम अपना बल का प्रयोग करेंगे। और बल का क्या, एक थाना का ही ले सकते थे आप, एक ही थाना की पुलिस उनको बाहर कर सकती थी, या फिर हमसे बात करते विधायक जी आपके समर्थक हैं तो आप समझाइए, हम खुद समझाते हैं उनको, या फिर विधायक जी अगर आपका आवास ही चाहिए तो अब लीगली तरीके से हम लोग प्रोसेस करते हैं, बगल में सांसद का आवास है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं उनको बहुत ही हम कहेंगे उस दिन पुलिस का ही रोल, वो अंग्रेजों की पुलिस का टाइम का रोल था। फिर सुबह भी आपने देखा उस दिन क्या नहीं था, वाटर गाड़ियाँ थी, जो रबर गैस, आंसू गैस, तमाम गोले बौछार किए जाते हैं। ऐसा था पुलिस का हाथ में उनका वो जो ऐसे स्टिक होता है जैसे लाठीचार्ज में इस्तेमाल होता है। तो एक क्वार्टर को कोई अगर कब्जा में रखा, आप इस प्रकार से सीन किए हैं जैसे आप पीओ को मैंने खाली करवाने गए हैं, आप एक क्वार्टर खाली करवाने नहीं गए हैं। ऐसा लग रहा है कि अब चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों को कब्जा किया और पाकिस्तान ने कश्मीर पे कब्जा किया, उस टाइप से खाली करवाने के लिए गए हैं। तो ये दृश्य, वो मंजर ही तो हमको लगता है कि अंग्रेजों के कालखंड को याद करा रहा था। वो जो दृश्य सबके सामने था, वो दृश्य को सबने देखा अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में। क्या दृश्य था उस दिन, पुलिस का क्या रूप था, है उनमें उतना ही हिम्मत है तो बीएसएल को खाली करे, टाटा को खाली करे, एचईसी को खाली करे, सीसीएल और बीसीएल की जो जमीनें भूली श्रमिक नगर, भूली एशिया की सबसे बड़ी श्रमिक कॉलोनी है, वहाँ 95% लोग अवैध कब्जा करके बैठे हैं, खाली करे अगर है हिम्मत और इतना ही अपने जिगर है तो कहीं ना कहीं वो जयराम महतो का नाम वहाँ जुड़ा हुआ था, इसलिए पूरा सिस्टम लग गया।
तो ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों के कालखंड का दौर को उस दिन उस रात को हमने याद किया। बाकी एक विधायक को चोरी करने की जरूरत नहीं है, उस घर में कुछ था ही भी नहीं। वो सारा का सारा आरोप बेबुनियाद है। वो प्रशासन अपने अपने आप को छुपाने के लिए, अपने आप को बचने के लिए, अब उनका काम है केस करना, तो मंत्री पे भी कर देगी, लेकिन सारा आरोप निराधार है। उस दिन आप एक उसी हादसे के दिन आप कहते हैं कि विधायकी को हम जेब में लेकर के घूमते हैं। उससे पहले एक आपका वीडियो वायरल होता है जिसमें आप फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं और उनसे कहते हैं कि विधायक से तुम इस तरीके से बात करोगी नाज़िर तुमको पटक के मारेंगे। ये 2 चीज़ है। तो ये क्या है? एक आप कह रहे हैं कि विधायकी को हम जेब में लेके घूमते हैं, दूसरी तरफ आप ये भी बता रहे हैं कि विधायकी को हम पॉकेट में रख के घूमते हैं और विधायक से ऐसे बात करोगे तो पटक के मारेंगे। क्या है ये? देखिए, वो नाजिर साहब को हमने 3 बार फ़ोन किया, हुँ, वो फ़ोन उठाया नहीं, एक बार उठा के काट दिया। और ठीक कुछ ही सेकंड बाद एक लड़का फ़ोन करता है, उठा लेता है। तो किसी भी विधायक का बीपी हाई होगा भैया। हुँ, ठीक है, तुमको मालूम है कि नहीं है किसका नंबर है, तो किसी का भी उस समय बीपी हाई होगा। तो वही लगा दिए क्लास, गलत कर रहा था तो थोड़ा सा फटकार लगा दिए। विधायकी का अहमियत है आपकी ज़िंदगी में? बिल्कुल नहीं है, विधायकी से ऊपर सोचते हैं हम। हुँ, विधायकी विधायकी बन के हमको मज़ा भी नहीं आया जी। इससे अच्छा जुनून तो हमको सांसद के चुनाव में था कि यार एमपी हुँ, बनेंगे। हुँ, क्योंकि इस बार हमको लगाया नहीं कि हम एमएलए का मटेरियल है। हुँ। एक होता है आपका माइंडसेट होता है। आप तो कह रहे थे हम सीएम मटेरियल देखिए, हैं। ये तो जनता ने कहा, 7% जनता ने हमें चुना, 7% जनता ने सर्वे में भी चुना, वोट के माध्यम से भी चुना। और जो बड़े चैनल सर्वे करके झारखंड से, जिनमें शायद माननीय मुख्यमंत्री को 30% से ज़्यादा लोगों ने वोट किया था। चंपई सोरेन भी हमको लगता है 1% में आ गए थे। हुँ, हुँ। बाबूलाल मरांडी हमारे लमसम थे। तो 7% महीने हैं, तो इसलिए मैंने कुछ गलत नहीं कहा। हाँ, ये चूंकि हमारी उम्र अभी 30 साल है और हम लोग अब 50 साल के नहीं है कि परिपक्वता से आपसे बात करेंगे। कभी कभी आत्ममुग्धता दिख जाएगी, मियाँ मुट्ठू वाला विषय आपको आ जाएगा। 29-30 साल के लड़के हैं, तो कभी कभी कुछ चीज़ें हम लोग ऐसा एक्सप्लेन कर देंगे। यही अगर हम 70 साल में होते तो बिल्कुल मैच्योरिटी लेवल से बात करते हैं। लेकिन 30 साल के हैं तो कभी कभी तो ये बोल निकल जाएंगे। तो यार सच्चाई भी है, विधायक मटेरियल बन के जरा मत आया नहीं था। अगर विधायक मटेरियल बन के आता तो एक विधानसभा में रहता, 11 लाख वोट ले क्यों आता? तो 11 लाख वोट यानी सरकार बनना और बिगाड़ना में जरा महत्व ने भूमिका निभा दी। तो अगर हमने कहा कि सीएम मटेरियल के रूप में आए हैं तो कोई गलत नहीं कहा। आखिरी और बहुत अहम सवाल लेंगे। शादी कब हो रही है आपकी? क्योंकि चर्चे बनते जा रहे हैं और लगातार न्यूज़ छप रहे हैं, अगले हफ्ते जयराम महतो की शादी है, दिवाली के बाद जयराम महतो शादी कर रहे हैं। क्या न्यूज़ क्या है? आप न्यूज़ दे दीजिए ज़रा। देखिए, आप तो अभी जैसा कि लाइफस्टाइल है, जिस प्रकार से हम भी देख रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे पास भी केसेस आ रहे हैं पति पत्नी के, तो उन सब चीज़ों से एक चीज़ हम सीख रहे हैं कि ज़माना बहुत फास्ट हो चुका है। और यहाँ जो 2 पर्सन हैं जिनके बीच कंबाइंड होकर एक नए जीवन का आगाज़ होगा, कुछ हो या ना हो उनको टाइम देना होगा, समर्पण रहना पड़ेगा। तो समय सोचेंगे। ऐसे सुन रहे हैं आप निकाह कर रही हैं, तो आपको हमारी ओर से मुबारकबाद हो। और हम चाहेंगे कि आप जिस परिवार में जाएं, जिस प्रकार चीनी, चावल और दूध मिल के खीर बनता है, आप उस परिवार में इस प्रकार से घुल मिल जाएं कि एक मिठास उत्पन्न उस परिवार में। ये हम आपके लिए शुभकामनाएं करेंगे।